नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हमने बुद्धि के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। हमने उस क्लास में बुद्धि का परिचय और बुद्धि के सिद्धांत देख लिए थे। आज की क्लास में ये बुद्धि का पार्ट 2 है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई एक तो बुद्धि का मूल्यांकन कैसे करते हैं, एक भारतीय परिदृश्य में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो बुद्धि है उसके बारे में। उसके बाद हम बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुद्धि के प्रकार है वो एक क्लास में पूरे नहीं होंगे, हो सकते हैं नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में पूरे हो जाए, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई बुद्धि के जो मूल्यांकन है उसके बारे में। देखो, सबसे पहले 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने बुद्धि के मापन का प्रथम प्रयास किया और इसके बाद इन्होंने 1908 में इस मापनी का संशोधन किया और उन्होंने मानसिक आयु बटा में कालानुक्रमिक आयु ये माना। अब ये क्या था, देखो, एक तो इन्होंने मेंटल एज और बटा में जो क्रोनोलॉजिकल एज है ये। अब मान लीजिए मेंटल एज किसी व्यक्ति की 8 है, 8 वर्ष, और क्रोनोलॉजिकल एज है 10 वर्ष। अब ये दोनों समझो ये क्या है। देखो, मान लो 10 वर्ष का एक बच्चा है, लेकिन उसका जो मानसिक स्तर है वो 8 वर्ष के बच्चे जितना है, तो उसको कहेंगे उसकी मानसिक आयु, और जो जैविक आयु है उसकी वास्तविक आयु है वो हो गई 10 वर्ष। ठीक है, तो इस दो का जो अंतर आ रहा है 8 से 10, इसको बोलते हैं बुद्धि मंदता। तो 2 वर्ष क्या हो गई, बुद्धि मंदता। बुद्धि मंदता ये आप समझ गए होंगे कि भाई यदि उसकी जो मानसिक आयु है वो उसकी कालानुक्रमिक आयु है उससे कम हो, और यदि ज़्यादा होती है तो फिर वो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1912 में विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि लेके आए, यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट लेके आए। इसको आईक्यू कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, आईक्यू। ठीक है, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, यानी जो बुद्धि नापने की एक मापनी लेके आए। इसमें उन्होंने क्या किया कि आईक्यू बराबर मानसिक आयु यानी मेंटल एज और कालानुक्रमिक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज, इसको 100 से गुणा कर दिया। अब ये कैसे हो गया कि मान लीजिए आपकी मानसिक आयु है 10 वर्ष और आपकी कालानुक्रमिक आयु है 15 वर्ष, और इसको क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। ये इन्होंने फॉर्मूला दिया। इसके आधार पर इन्होंने क्या किया, एक सारणी प्रस्तुत करी और उसमें ये बताया कि ये तो आईक्यू के वर्ग हैं। ठीक है, कि भाई किसकी आईक्यू कितनी है, उस वर्ग का नाम है, और ये कितने प्रतिशत लोग हैं दुनिया में जो इस वर्ग में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं 70 से कम आईक्यू के लोग। तो देखो, 70 से कम आईक्यू के लोग हैं वो बौद्धिक रूप से अशक्त हैं, इनको हम मंदबुद्धि भी कह सकते हैं, और पूरी दुनिया में 2.2% व्यक्ति हैं वो इस टाइप के हैं। ठीक है, फिर 70 से 79 तक ये सीमावर्ती है, मार्जिनल है, सीमांत हैं। 6.7% व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। 80 से 89 तक जो आईक्यू है ये निम्न औसत है, लो एवरेज। तो ये 16.1% व्यक्ति इस ग्रुप में आते हैं। फिर सबसे जो सामान्य है, औसत है, वो है 90 से 109, और ये इसको एवरेज आईक्यू वाले कहते हैं, और इसमें पूरी दुनिया में 50% लोग आते हैं, यानी कि सर्वाधिक जो है वो इसी वर्ग में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर 110 से 119 तक की आईक्यू ये उच्च औसत है, 16.1% व्यक्ति इसमें आते हैं। फिर 120 से 130 ये श्रेष्ठ है, 6.7% व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। 130 से ज़्यादा आईक्यू के लोग हैं ये अति श्रेष्ठ हैं, और कुल पॉपुलेशन का मात्र 2.2% इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थी आपकी आईक्यू की एक सारणी। अब जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है इसका कर्व भी देख लेते हैं हम, कि सबसे पहले देखिए इधर हम चलेंगे लो आईक्यू 0 से लेकर, और एज इस तरह से चलती है कि 10 से 12, फिर 13 से 18, 19 से 30, 31 से 60, फिर 60 प्लस। ठीक है,
तो 10 से 12 में क्या है, आईक्यू थोड़ी कम होती है, फिर ये 13 से 18 तक बढ़ेगी, ठीक है। फिर 18 से 19 से 30 तक सबसे ज़्यादा आईक्यू होती है, तो इसको बोलते हैं वेरी लो आईक्यू। यहाँ क्या है, लिमिटेड कोग्निटिव एबिलिटी होती है, जो हमने संज्ञानात्मक बुद्धि हम आगे बात करेंगे उसकी, और हाई डिपेंडेंस होता है, यानी बच्चे जो होते हैं वो माता पिता पे या अभिभावक के ऊपर डिपेंड रहते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है। फिर 13 से और 18 तक हम चलते हैं, ये डेवलपिंग स्टेज होती है, इसमें बच्चा लर्निंग करता है, ग्रोथ करता है, नॉलेज बिल्ड करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, ठीक है। फिर इसके बाद 19 से और 30 तक का जो एज है उसमें आता है पीक आईक्यू, यहाँ हाईएस्ट कोग्निटिव एबिलिटी होती है, शार्पेस्ट थिंकिंग होती है और बेस्ट डिसीजन मेकिंग होती है, वो अपनी लाइफ के डिसीजन लेना शुरू करता है, ठीक है। फिर मिड एज आती है 31 से 60 तक, यहाँ ग्रेजुअल डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है आईक्यू में, यानी आईक्यू धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगी। फिर एक्सपीरियंस रिमेन्स रहते हैं कि अनुभव है वो बाकी बचे हैं कि हमने ये किया था। कई बार आपने सुना होगा ना माता पिता से कि हमने हमारे ज़माने में ये किया था, ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था। फिर कॉग्निटिव जो शार्पनेस है वो रिड्यूस हो जाती है, जो आपकी संज्ञानात्मक बुद्धि है, चीज़ों को सीखने की, याद रखने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर 60 प्लस के बाद लोअर आईक्यू वाली जो एज आ जाती है, फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशंस हैं वो आपकी बंध जाती हैं और डिपेंडेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, आप फिर जवान बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। तो ये आपका क्या है, आईक्यू का कर्व है, इसको भी आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय परंपरा में बुद्धि। देखो 2023 में ये वाला प्रश्न आया था, और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो बुद्धि जो ऐसी चीज है, भारत के लोग अलग टाइप से बुद्धि को समझते हैं और वेस्ट के लोग अलग टाइप से बुद्धि को समझते हैं। भारत की परिप्रेक्ष्य में बुद्धि क्या है, भारतीय परंपरा में बुद्धि को समाकलित बुद्धि भी कहा जाता है। एक तो ये ध्यान रखना भाई, समाकलित, ठीक है, अनुकूलित भी कहते हैं, समाकलित भी कहते हैं, बुद्धि भी कहा जाता है, जिसमें समाज तथा वैश्विक पर्यावरण में समायोजन के परिप्रेक्ष्य में योग्यताओं को विकसित करने के संप्रत्यय को रेखांकित किया गया है। बुद्धि की संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के समाकलन पर अधिक बल दिया गया है। भारतीय परंपरा में निम्नलिखित क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की गई है। देखो भाई 3-4 बातें करी गई हैं कि एक तो भारतीय बुद्धि को समाकलित बुद्धि कहा गया है कि आप अनुकूल कर लेते हो, चीजों को जल्दी सी अडेप्टेशन कर लेते हो, और इसमें समाज और वैश्विक पर्यावरण में समायोजन के परिप्रेक्ष्य में योग्यताओं को विकसित करने के संप्रत्यय को रेखांकित किया गया है, और संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के समाकलन पर अधिक बल दिया गया है। अब देखो भाई इसमें मूल रूप से 4 घटक है। पहला है संज्ञानात्मक क्षमता यानी कॉग्निटिव कैपेसिटी, जैसे सोच समझ विभेदन क्षमता। देखो आप कोई भी घटना घटी उसके बारे में सोच सकते हो, अपने जीवन के बारे में, दूसरों के बारे में सोच सकते हो। विभेदन क्षमता कि आप अंतर कर पा रहे हो, सही गलत में, उचित अनुचित में, शुभ अशुभ में आप विभेद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर समस्या समाधान जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो आपकी डेवलप हो पा रही या नहीं। फिर प्रभावी संप्रेषण यानी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी इफेक्टिव है या नहीं है, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक क्षमता, ठीक है। इसी को संज्ञानात्मक बुद्धि भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर सामाजिक क्षमता यानी सामाजिक बुद्धि की बात आ जाती है, सोशल कॉम्पिटेंस, सामाजिक समरसता, व्यवस्था एवं नियमों के प्रति सम्मान, दूसरों की चिंता। ये आजकल लोगों में थोड़ी कम हो गई है। आप यदि देखते हो कि सामाजिक बुद्धि या सामाजिक क्षमता लोगों में कम है, लोगों में मैं की भावना ज्यादा आ गई है, अहम की भावना ज्यादा आ गई है। वो किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को, किसी भी विचार को जो परिप्रेक्ष्य है चारों तरफ का उसके आधार पर नहीं समझते। लोगों को सिर्फ अपने परसेप्शन से मतलब होता है, वो ये नहीं समझते कि दूसरा क्या सोचता है, वो क्या चाहता है। उसको सिर्फ
अपनी चीज से मतलब होता है। तो सामाजिक जो क्षमता है वो लोगों में धीरे धीरे कम हो रही है। लोगों में एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता की जो भावना है वो कम होती जा रही है। उनमें अहम की भावना ज़्यादा है। वो चीज़ों को सिर्फ थोपना जानते हैं। जैसे कई बार देखा होगा ना आपने, कोई भी सामाजिक नियम है या रूल है, कानून है, लोग उसके से बगावत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कुरीति की बात मैं कर रहा हूँ या कुरीति जो चल रही है समाज में उसका मैं पक्षधर हूँ, नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप ये देखो वृद्धावस्था में आजकल माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्या भारतीय समाज में ऐसी चीज़ें थी? नहीं थी। तो वो क्या है कि हम क्यों इनकी सुने, हम इनको क्यों पाले? तो इस टाइप की अहम की भावना है वो चलने लग गई है सोसाइटी में। इसको बोलते हैं सोशल कॉम्पिटेंस, यानी सामाजिक क्षमता है वो लोगों में कम हो गई है। लेकिन भारतीय जो सोसाइटी है उसमें सामाजिक क्षमता को बुद्धि का एक पार्ट माना गया है। फिर सामाजिक क्षमता, इमोशनल कॉम्पिटेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। संवेग परिपक्वता एवं नियंत्रण, आत्म मूल्यांकन, शिष्टता, अच्छा आचरण आदि। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है कि खुद के संवेग को समझते हुए, संवेग का मतलब होता है भावनाएं, आवेग, खुद के संवेग को समझते हुए उन पर नियंत्रण करते हुए दूसरे के संवेगों को समझकर उस अनुसार आचरण करना, उस अनुसार व्यवहार करना, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी भारतीय जो परंपरा है उसमें बुद्धि का एक पार्ट है। फिर है उद्यमी क्षमता, ठीक है, एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस। अब इसमें क्या है कि प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, ये सारी की सारी एक एंटरप्रेन्योरल जो कंपटीशन है, कॉम्पिटेंस है वो है। यानी कि उद्यमी जो होता है एंटरप्रेन्योर, उसकी क्षमताएं हैं ये सारी की सारी भारतीय परंपरा में बुद्धि। तो भारतीय परंपरा में बुद्धि के 4 पार्ट हैं, ध्यान रखना। संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता और उद्यमी क्षमता। यदि आप ऐसा लिख के और इनके आगे एक एक लाइन लिख देते तो आपके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये विशिष्ट प्रकार है, वो हमने सिद्धांतों के प्रकार पढ़े थे। पहला हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। दूसरा हम पढ़ेंगे सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी सोशल इंटेलिजेंस। तीसरा पढ़ेंगे भावनात्मक या संवेगात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। और चौथा पढ़ेंगे सांस्कृतिक बुद्धि यानी कल्चरल इंटेलिजेंस। पांचवा प्रशंसात्मक बुद्धिमत्ता एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस। और छठा आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसको रिलीजियस इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये वाला है आपका, ये नया जोड़ा गया है सिलेबस में, ये सिलेबस में न्यू ऐड हुई है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संज्ञानात्मक बुद्धि, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। देखो, संज्ञान शब्द का मतलब होता है जानना या समझना, कि पुलिस इस घटना का संज्ञान ले रही है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। संज्ञान का मतलब क्या होता है कि पुलिस इस घटना के बारे में जानकारी ले रही है या समझ रही है कि वे घटना क्या है, कैसे घटित हुई है, कौन कौन इन्वॉल्व है, किसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो संज्ञान शब्द का, कॉग्निजेंस शब्द का मतलब होता है नोविंग और अंडरस्टैंडिंग यानी जानना और समझना। ठीक है, व्यक्ति की वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा वह सूचनाओं को ग्रहण, ध्यान रखना भाई, सूचनाओं को ग्रहण, संसाधित यानी प्रोसेस करता है, फिर संग्रहित करता है, स्टोर करता है। तो ध्यान से समझना, सूचनाओं को पहले ग्रहण करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर संग्रहित करेगा और फिर पुनर्प्राप्त करेगा। यह तर्क, समस्या समाधान, स्मृति यानी कि याददाश्त भी होनी चाहिए, ध्यान यानी फोकस होना चाहिए आपका, और सीखने की क्षमता, लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए, इनके ऊपर आधारित होती है, जो निर्णय लेने में मदद करती है। इसे अक्सर IQ बुद्धि लब्धि से मापा जाता है। जो हमने बुद्धि की बात करी थी ना, वो IQ जो थी वो संज्ञानात्मक बुद्धि ही थी। ठीक है, अब संज्ञानात्मक बुद्धि की मुख्य विशेषता देख लेते हैं। पहली है तर्कसंगत क्षमता, की समस्या समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और तार्किक सोच का उपयोग करना। दूसरा है अधिगम यानी लर्निंग, नई जानकारी और कौशलों यानी स्किल्स को तेजी से सीखना। तीसरा होता है मेमोरी, तथ्यों और अनुभवों को याद रखना। और चौथा है अटेंशन, ध्यान या फोकस,
केंद्रित होकर कार्य करना, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड हो या नहीं हो। तो संज्ञानात्मक बुद्धि की ये 4 विशेषता है जो आपको ध्यान रखनी है। तर्क संगत क्षमता, अधिगम, स्मृति और ध्यान, ये 4 ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसे कैसे आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी CDT ये दी थी। आपको सीधा शॉर्ट में पूछ ले कि जीन पियाजे का CDT सिद्धांत बताइए, तो यही है। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि बच्चों में सोचने, ध्यान से समझना, बच्चों की बात की जा रही है कि बच्चों में कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है, उसकी बात की जा रही है कि बच्चों में सोचने, समझने, ज्ञान का निर्माण करने की क्षमता उम्र के साथ कैसे विकसित होती है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है। उनके अनुसार बुद्धि एक ऐसी अनुकूलन संबंधी प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव और वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित होती है। ध्यान से समझने कह क्या रहे हैं, अनुकूलन संबंधी प्रक्रिया है। जीन पियाजे क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धि है वो अनुकूलन संबंधी प्रक्रिया है। इसमें जैविक परिपक्वता यानी बच्चा जो होता है जैविक रूप से भी परिपक्व होता है, उसके जो अंग है, शरीर है, बुद्धि है, ब्रेन है, वो परिपक्व होते हैं। फिर पारस्परिक प्रभाव पड़ता है इसका, और वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित होती हैं। बौद्धिक विकास कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे प्रकृति के नियम को समझना कि भैया आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, सुबह शाम हो रही है, ऋतुएं बदल रही है, ये प्रकृति के नियम हैं। गर्मी है, सर्दी है, ये सब क्या है, प्रकृति के नियम है। जीवन है, मृत्यु है, ठीक है, ये भी क्या है, प्रकृति के नियम है। सुख है, दुख है, ये भी प्रकृति के नियम है। मैं कई बार कहता हूं कि भाई प्रकृति ने जो भी चीज बनाई है वो जोड़े में बनाई है, मानव ने चीज जोड़े में नहीं बनाई। जैसे प्रकृति ने बनाया है दिन रात, सुख दुख, स्त्री पुरुष, माता पिता, ये सारे ऊपर नीचे, धरती आकाश, ये सब जोड़े में हैं। लेकिन मानव ने बनाया है, मान लो ये पेन बनाया है, इसकी पेनी नहीं है, ये पंखा बनाया है, इसकी पंखी नहीं है। तो मानव ने एक बनाया है, प्रकृति ने जोड़े में बनाया है। यदि आपके जीवन में सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। कई बार लोग ज़्यादा हताश हो जाते हैं जीवन में, तो एक लाइन ध्यान रखना बस कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीव मात्र दुख में है। जिसने इस धरती पे जीव के रूप में जन्म ले लिया वो ही दुख में है। चाहे आप एक चींटी हो, चाहे आप हाथी हो, आप कुछ भी हो, आप दुख में हो। हाँ, सबके दुख अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, दुख का एक टाइप नहीं होता है, तो दुख अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन सभी क्या है, दुख में है। अब ये प्रकृति का नियम है भाई कि जीव मात्र दुख में है, प्रकृति का नियम है। आप चाहे शेर हो तो भी दुखी हो। शेर आज शिकार करके कुछ खा लेता है, वैसे तो जंगल का राजा है, लेकिन शिकार करके कुछ खा लेता है, कल सुबह उसको फिर भूख लगेगी, फिर वो दुखी, उसको शिकार नहीं मिल रहा है तो दुखी है, ठीक है। बारिश आएगी तो बारिश से क्या है, शेर घास नहीं खाता, लेकिन शेर जिसको खाता है, हिरण को, वो पनपेंगे, उनको भोजन मिलेगा, वो अष्टपुष्ट होंगे, तो शेर को भी क्या मिलेगी, भोजन मिलेगा। तो प्रकृति के नियम को यदि आप समझ जाते हो तो मेरे हिसाब से आप चीजों को और बेटर तरीके से समझ जाते हो। व्याकरण के नियम को समझना, गणितीय नियम को समझना आदि के विकास पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को ही बौद्धिक विकास कहा गया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो बौद्धिक विकास है व्यक्ति का, वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ 3-4 चीजें हैं, समझ लो एक बार कि आपका बौद्धिक विकास है, बौद्धिक विकास है। अब ये बौद्धिक विकास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये करेगा भैया आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं। अब ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या हैं, इनके ऊपर डिपेंड करेगा।
तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं साथियों, वो है 3-4 बताई गई हैं। कौन कौन सी? एक तो है प्रकृति के नियम को समझना, एक तो क्या है? प्रकृति के नियम को समझना, नियम को समझना। दूसरा क्या है? व्याकरण के नियम को समझना, व्याकरण के नियम को समझना, नियम को समझना। और तीसरा क्या है? गणितीय नियम को समझना, गणितीय नियम को समझना। ये है आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का यदि विकास होता है तो फिर आपका बौद्धिक विकास भी होता है। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो संज्ञानात्मक है विकास है, ये बौद्धिक विकास है, ये 4 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित है। किस किस के ऊपर देखो, एक है संवेदी पेशीय या क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। 0 से 2 वर्ष की आयु तक होता है। सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष की आयु पे होता है। इसमें एक तो शारीरिक क्रियाएं शामिल है कि बच्चे अपनी इंद्रियों यानी आंख, कान, त्वचा और शारीरिक गतिविधियों जैसे पकड़ना, चूसना के माध्यम से सीखते हैं। अब देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना भाई, 0 से 2 वर्ष, उनको जो खुशी मिलती है, उनका जो डोपामाइन रिलीज होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों में होता है। अंगूठा चूस लिया या माता का दूध पी रहा है, ठीक है ना, वो कोई भी उनके हाथ में वस्तु दे दो, आप कुछ भी दे दो, आप उनको यदि सांप भी पकड़ा दोगे ना तो उसको चूसने लग जाएंगे, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके जो सेंसर हैं वो सेंसर है मुंह और गुदा। उनको सुसु पोटी करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव होता है, डोपामाइन रिलीज होता है, और मुंह चलता है उनका तो भी बहुत ज़्यादा उनका डोपामाइन रिलीज होता है। तो ये होती है शारीरिक क्रियाएं। ठीक है, वो आंख, कान, त्वचा और शारीरिक गतिविधि। जब बच्चा रो रहा है और बच्चे को आप हाथ लगा दो या उसको गोद में उठा लो, चुपचाप हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? उनको फील हो रहा है। ठीक है, फिर वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये क्या है? 20 से 24 माह तक की आयु में ज़्यादा होता है, जब बच्चा पौनी 2 से 2 साल की उम्र में जाता है। इस अवस्था के अंत तक बच्चे ये है समझने लगते हैं कि वस्तुएं सामने न होने पर भी उनका अस्तित्व रहता है, जैसे छिपे हुए खिलौनों के ढूंढना। ठीक है, जैसे आप बच्चे के सामने गुड़िया रखो, उसको उठा के पीछे रख दो आप ऐसे, तो उनको लगेगा कि गुड़िया है, ठीक है ना, तो वो पीछे आ जाएंगे आपके धीरे धीरे। तो इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है, उनके दिमाग में वो चीज फिट हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक या प्राक प्रचलनात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। देखो भाई, ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये तो है 0 से 2 वर्ष। फिर ये कौन सी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये है आपकी 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या है? एक तो बच्चों की प्रतीकात्मक सोच होती है, वो डेवलप होती है। जैसे बच्चे जो है शब्दों को, चित्रों को और प्रतीकों का उपयोग करना सीख जाते हैं। आप बच्चों को एक बार बता दो कि बेटा ये एप्पल है, ये एलिफेंट है, फिर वो समझ जाएंगे ये एप्पल है, ये एलिफेंट। उनको जब रियल में एलिफेंट दिखेगा तुरंत बता देंगे कि पापा एलिफेंट, पापा ये एप्पल। तो इस टाइप की चीजें हैं। अहम केंद्रित सोच, ये ईगोसेंट्रिज्म इसको कहते हैं, कि बच्चे केवल अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं, वो दूसरों के नजरियों से समझने में क्या हो जाते हैं? असमर्थ। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। उनको यदि हवाई जहाज चाहिए तो चाहिए। इसी को बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, कि वो अपने दृष्टिकोण से है चीजें कि मुझे तो चाहिए। आप उसको समझा ही नहीं पाओगे कि बेटा पैसे नहीं है, इतने रुपए नहीं है, ये इतने रुपए में आता है, ये है। उसको पता नहीं है कि रुपये क्या होते हैं, उसको तो वो चीज चाहिए। ठीक है ना, ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं इसको। एक होता है जीववाद, एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया या टेडी बियर को जीवित समझना। उनको ये लगेगा जैसे आपने दे दिया ना कि भाई जैसे कोई लड़का है,
जो किड बॉय है, उसको आपने एक लड़की की गुड़िया आपने बोल दिया कि तुम्हारी बहन है, तो उसी को बहन समझने लग जाएगा वो। इसको बोलते हैं जीववाद है, एनिज्म, कि वो निर्जीव वस्तुओं को, जैसे गुड़िया हो, टेडी बियर हो, उनको भी जीवित समझने लग जाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे, खेलेंगे, इस टाइप की चीजें आती हैं। तो इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी POS। तीसरा जो आता है वो आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी COS। ये आपकी चलती है भैया 7 साल से और 11 वर्ष तक। कितने तक? 11 वर्ष तक, 7 से 11, ठीक है। फिर एक आती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये चलती है 11 के बाद, 11 के बाद, ठीक है। तो इनके बारे में और देख लेते हैं। देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना, इसको मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था ये भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें एक तो देखो बच्चों की जो लॉजिकल थिंकिंग है, तार्किक सोच है, उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। अब वो लॉजिक करने लग जाएंगे, ये चीज है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। बच्चे ठोस यानी मूर्त वस्तुओं के आधार पर तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर संरक्षण का सिद्धांत, इसको कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। वे समझते हैं कि आकार बदलने पर भी मात्रा समान रह सकती है, वो समझ जाते हैं। जैसे अब आप देखो कि एक ये गिलास है, इस गिलास में आप उसको जूस डाल के दो, ऐसे, ये लंबा है। एक ये गिलास है, ये चौड़ा है, ठीक है, और ये जूस आप इसमें डाल दो तो ये चौड़ा है, तो भैया यहां तक आएगा। तो वो समझ जाते हैं कि जूस तो उतना ही है, बस इसका आकार लंबा है और इसका आकार चौड़ा है, ठीक है। तो ये चीज वो समझना शुरू हो जाते हैं, जैसे चौड़े और लंबे गिलास में पानी की समान मात्रा, वो समझ जाते हैं इसे। फिर एक वर्गीकरण है, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर समूहों में बांटना वो सीख जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ काम आती है, ठीक है। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको भैया कहते हैं एक नाम औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। अगर ये नाम भी आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये नाम भी आप लिख सकते हो। इसको FOS कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 वर्ष से बाद आती है। इसमें अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसको अपसारी चिंतन भी कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, कि इसको विश्लेषणात्मक चिंतन भी कहते हैं, कि बच्चा एक चीज को विश्लेषित करके सोचना शुरू कर देता है। किशोर उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो उनके सामने मौजूद नहीं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता। अब भाई न्याय उनको कोई कोर्ट कचहरी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कहेंगे पापा ये अच्छी बात नहीं है, मतलब अच्छा बुरा वो समझते हैं, ठीक है। इट इज नॉट जस्टिस, ये न्याय नहीं है, ठीक है। मेरी मर्जी, मेरी स्वतंत्रता, मेरी लिबर्टी, मेरी फ्रीडम, ऐसी बातें बच्चे शुरू कर देते हैं, वो समझना शुरू कर देते हैं चीज़ों। एक दर्शन, फिलोसफी की चीज़ें भी वो समझने लग जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटे बच्चों के साथ कैसा करना चाहिए, जीव जंतु प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सोसाइटी में कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो सीखना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। एक है परिकल्पनात्मक तर्क। अब ये क्या है? हाइपोथेटिकल रीजनिंग। अब ये क्या है भैया? खोए रहो सपनों में, वो चीजें हैं। समस्याओं के संभावित समाधानों के बारे में वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना कि अच्छा ये है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कि कोई भी उनकी लाइफ में या जो चीज़ें उनको दिखाई देती हैं उन समस्याओं का वो संभावित और कल्पना वाला जो तर्क है उसके आधार पर वो समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के आपको ये 4 स्टेज ध्यान रखनी होंगी। सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर है
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 के बाद। ये 4 नाम ध्यान रख लेना, बाकी चीज तो आप लिख देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सामाजिक बुद्धि की, सोशल इंटेलिजेंस की। ठीक है भाई, संज्ञानात्मक बुद्धि आपकी पूरी होती है, सोशल इंटेलिजेंस है वो आप समझ लो। इसकी परिभाषा क्या है? देखो भाई, 2-3 विद्वान हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, इन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है। पहले एक बार सामान्य रूप से देख लो। थानडाई क्या कह रहे हैं कि सामाजिक बुद्धि का आशय पुरुषों और महिलाओं को, पुरुषों और महिलाओं को मतलब समाज की बात कर रहा है। किसकी? समाज में कौन रहते हैं? व्यक्ति, यानी या तो पुरुष या महिला को समझने से है, ताकि मानव संबंधों की दृष्टि से बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार किया जा सके। थानडाई सीधी बात कर रहे हैं कि भाई जो सोसाइटी में लोग रहते हैं पुरुष और महिला, उनको आप समझ लो, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, जो आपके मानव संबंध है इनकी दृष्टि से आप बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कर सको। आपको पता चल जाए कि भाई पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार करना है और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, फिर मास व हंट ने क्या कहा कि सामाजिक बुद्धि का आशय उन लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने से है, कि सामाजिक बुद्धि क्या, अन्य लोगों, उन नहीं, अन्य लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर दो तो सामाजिक बुद्धि आपकी हो जाती है। वर्णन क्या करें कि सामाजिक बुद्धि का आशय सामान्यतः लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने, सामाजिक ज्ञान और लोगों को समझने से है। ये थोड़ा सा एक स्टेज आगे चले जाते हैं कि भैया समन्वय तो स्थापित करो, फिर सामाजिक ज्ञान भी आपका होना चाहिए और लोगों को समझने की भी आपकी क्षमता होनी चाहिए। तो 3-4 चीजें हैं, इन तीनों की परिभाषाओं में वही चीजें घूम फिर के आ जाती हैं। अब इसको हम थोड़ा सा एक जनरल वे में समझते हैं। सामान्य मानसिक क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है, व्यवहार कुशलता दिखाता है, तो ये सामाजिक बुद्धि है, उसका परिचय है। सामाजिक बुद्धि ये है आपकी। ठीक है भाई, कि सामान्य मानसिक एक क्षमता है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो अन्य व्यक्तियों को समझता है और व्यवहार कुशलता दिखाता है, कि भाई व्यक्तियों को समझना, उसी हिसाब से व्यवहार करना। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, इंसान को पता नहीं होता कि भाई कौन सी बात कहाँ बोलनी है या कौन सी चीज कहाँ करनी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कि मान लीजिए किसी की शादी है। अब शादी में क्या है, बेचारा खूब मेहनत करके पार्लर वगैरह में जाके शेरवानी पहन के सज के तैयार बैठा है, और आपने उसको जाके कह दिया यार तो पागल लग रहा है, तो उसकी सारी खुशी है वो गायब हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां ये बातें कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। इसी को कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, किसी की दुख की घड़ी है, किसी के घर में कोई डेथ हो गई, आप वहां गए हो, ठीक है, और वहां जब आके आप कह रहे हो कि वाह यार आप तो बहुत अच्छी शर्ट पहन रखी है, अब बताओ ये क्या है? मतलब समाज में जो अन्य लोग हैं उनके साथ आप एक कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हो, एक समन्वय नहीं बैठा पा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी में लोगों के साथ बिहेवियर कैसे करना होता है, कब आपको अकड़ना है, कब आपको झुकना है, कब आपको थैंक यू बोलना है, कब आपको सॉरी बोलना है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कब आपको अपने हक की बात करनी है, कब आपको दूसरों को उनका हक देना है, कब आपको अपने दायित्व निभाने हैं, कब आप दूसरों को दायित्व निभाने के लिए कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें सोशल इंटेलिजेंस के तहत आती हैं। जटिल सामाजिक संबंधों व सामाजिक पर्यावरण को प्रभावी रूप से समझने व उनके अनुरूप सही प्रतिक्रिया करने की योग्यता सामाजिक बुद्धि है। ऐसी बुद्धि व्यक्ति को जीवन में व्यवहारिक सफलता दिलाने में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है भाई, देखो भाई, जो कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशन होते हैं और जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, दो चीज ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशन और सोशल एनवायरनमेंट को प्रभावी रूप से समझने और उसके अनुरूप सही प्रतिक्रिया करने की योग्यता। देखो भाई, अब ये कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशन क्या है? कोई भी व्यक्ति है एक्स, कोई भी व्यक्ति है एक्स, एक व्यक्ति है एक्स। अब एक्स के दो प्रकार से तो होंगे रिलेशन,
एक तो उसके पिता की साइड से रिश्ते होंगे, एक उसके माता की साइड से रिश्ते होंगे, 2 रिश्ते हो गए। तीसरा उसके समाज की साइड से रिश्ते होंगे। अब समाज की साइड से क्या क्या होंगे, जैसे पिता की साइड से उसके क्या क्या होंगे, या देखो एक होंगे दोनों की तरफ से, माता और पिता की तरफ से, दोनों की तरफ से, ठीक है। जैसे पिता की तरफ से कौन कौन होंगे, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, इसके अलावा चचेरे, भाई बहन, फिर होंगे भुआ और फूफा और फुफेरे, भाई बहन। अब माता की साइड से कौन कौन है भाई, नाना और नानी, फिर मामा मामी, फिर मौसी मौसा, फिर ममेरे भाई बहन और मौसेरे भाई बहन, ये हो गए। अब माता पिता की साइड से क्या है, उनके खुद के भाई और बहन, समझ गए क्या। ये तो एक एक्स के रिश्ते हैं। अब एक्स की शादी होगी तो भैया उसके भी तो ससुर सास साले सालेली, उसकी पूरे पत्नी की साइड से जो रिश्ते हैं वो उससे जुड़ जाएंगे। समाज में क्या क्या है, मान लो वो स्कूल में गया, स्कूल, वहां उसके टीचर्स, उसके दोस्त, ठीक है। सामाजिक संस्थाएं जो अन्य होती हैं स्कूल के अलावा, जैसे आप बीमार हो गए, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको मार्केट से कुछ खरीदना है, आपको मार्केट में जाना है, तो ऐसी चीजें हैं। तो ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स जो सोशल रिलेशन है उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि सामाजिक बुद्धि से पूर्ण व्यक्ति सामाजिक रूप सशक्त प्रभावपूर्ण व्यवहार, देखो ध्यान से समझना, सामाजिक बुद्धि से परिपूर्ण जो व्यक्ति है वो सामाजिक रूप से सशक्त प्रभावपूर्ण व्यवहार करता है। एक तो ये ध्यान रखो, अच्छा आचरण करने वाला होता है, 2 चीज हो गई, एक तो सामाजिक रूप से सशक्त प्रभावपूर्ण व्यवहार करता है, ठीक है। फिर मिलजुल कर कार्य करने वाला होता है, ठीक है, मिलजुल कर कार्य करने वाला होता है और जीवन में व्यवहारिक रूप से सफल होता है। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक बुद्धि से परिपूर्ण है और सामाजिक रूप से सशक्त है तो उसका क्या है, सामाजिक रूप से सशक्त प्रभावपूर्ण व्यवहार होगा, अच्छा आचरण होगा, मिलजुल कर कार्य करेगा टीम वर्क के साथ, और जीवन में व्यवहारिक होगा वो, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, अपने से बड़े और छोटे तथा वंचित व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरों की चिंता और दूसरों के परिप्रेक्ष्य का सम्मान सम्मिलित है। अतः समस्त सामाजिक संबंधों को समझना एवं उनके प्रति उचित प्रतिक्रिया ही सामाजिक बुद्धि है। बस सामाजिक बुद्धि क्या है, समस्त सामाजिक संबंधों को समझना और उनके प्रति उचित प्रतिक्रिया करना ही सामाजिक बुद्धि है, बात खत्म है, ठीक है। अब आगे की चीज देख लेते हैं। सामाजिक बुद्धि का विकास, देखो सामाजिक बुद्धि का विकास है वो परिपक्वता, अनुभव और समाजीकरण आदि पर निर्भर करता है। ग्रीन स्पैन व्यक्ति हुए स्विट्जरलैंड के, इन्होंने सामाजिक बुद्धि का अनुक्रमिक मॉडल दिया। देखो डॉक्टर स्टैनली ग्रीन स्पैन ने क्या कहा है, इनके द्वारा एक DIR संकल्पना है, DIR मॉडल है, इसको डेवलपमेंट, इंडिविजुअल, डिफरेंस और रिलेशनशिप बेस्ड 3 चीजों में बांटा गया है, DIR, ठीक है, ये 3 चीजें हैं। बच्चों में सामाजिक भावनात्मक बुद्धि और संज्ञानात्मक कौशल के विकास पर एक प्रमुख अनुक्रमिक ढांचा है। यह मॉडल बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाने के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और रिश्तों पर जोर देता है।
अब ये डिटेल में क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं। देखो भाई, अनुक्रमिक विकास मॉडल है DIR मॉडल, इसके 3 स्तंभ है। पहले तो 3 स्तंभ समझो, फिर घटक समझेंगे। 3 स्तंभ क्या है? विकासात्मक चरण, डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं। जैसे हमने बात करी ना DIR, तो D का मतलब है डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, अब इसमें क्या है, ग्रीन स्पेस ने सामाजिक भावनात्मक विकास के 6 कार्यात्मक मील के पत्थर है, ठीक है, फंक्शनल इमोशनल डेवलपमेंट माइलस्टोन बताए हैं, जिसके बच्चा क्रम से पार करता है। अब एक क्रम क्या है वो देखिए भाई, कौन सा क्रम है जिसके आधार पर वो, क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक है, देखिए, साझा ध्यान और दुनिया में रुचि, बच्चा अपने आसपास के लोगों और वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और शांत रहना सीखता है। ठीक है भाई, माता पिता क्या बोल रहे हैं, दादा दादी क्या बोल रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो आपसे तो कह रहे हैं कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और खुद दिन रात झूठ बोल रहे हैं, तो ध्यान से देखता है कि हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं लेकिन ये तो बोल रहे हैं। तो आप जो कहोगे ना, जो आप उनको सिखाओगे वो नहीं सीखेंगे, आप जैसा करोगे वैसा वो सीखेंगे। इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। जुड़ाव और संबंध, इंगेजमेंट, माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ गहरे और सार्थक संबंध बना लेता वो। ठीक है, जो अब मान लो कोई बच्चा है और मान लो उसके पैदा होते उसके माता पिता नहीं रहे हैं, अब उसको जो भी पालेगा ना तो उसके साथ ही उसके जुड़ाव और संबंध बन जाएंगे, चाहे उसने अपने माता पिता को देखा भी न हो। ठीक है, दो तरफा संचार, भावना और संकेतों के माध्यम से दूसरों के साथ आदान प्रदान करना शुरू करता है, कि बच्चा जो अपनी इमोशंस हैं या सिंबॉलिक जो चीजें हैं वो एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, बताना शुरू कर देता है कि भाई मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं। सामाजिक समस्या समाधान, बातचीत के माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरा करता है, छोटे मोटे सामाजिक मुद्दों को समझता है। बच्चा के अलग अलग प्रकार की जरूरतें हैं, खाने पीने पहनने की, खिलौने वगैरह, उसको क्या चाहिए, तो माता पिता को वो बातचीत के द्वारा बताता है कि भाई मेरे को ये चाहिए। ठीक है, फिर विचारों का निर्माण, क्रिएटिंग आइडियाज, बच्चा भावनाओं को समझकर और कल्पनाओं यानी कल्पनाशील खेल के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू करता है। तार्किक सोच, विचारों को आपस में जोड़ना, तार्किक कारण खोजना और वास्तविकता पर आधारित बातचीत करना सीख जाता है। तो उन्होंने पहला जो चरण है, जो पहला स्तंभ है वो है विकासात्मक चरण, और इसमें 6 कार्यात्मक मील के पत्थर हैं, जो सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए 6 कार्यात्मक मील के पत्थर हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं। दूसरा जो है स्तंभ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर बच्चा दुनिया को अलग तरीके से महसूस करता है और प्रतिक्रिया देता है। कुछ बच्चे आवाजों, स्पर्श, हलचल के प्रति बहुत संवेदनशील सेंसिटिव हो सकते हैं। यह मॉडल बच्चे की इसी विशिष्ट संवेदी और तंत्रिका संवेदी क्षमता को ध्यान में रखता है। तीसरा है संबंध आधारित दृष्टिकोण, रिलेशनशिप बेस्ड है। ठीक है, ग्रीन स्पेन का मानना था कि मस्तिष्क का सबसे तेज विकास बचपन में देखभाल करने वालों के साथ भावनात्मक रूप से सुरक्षित संबंधों के माध्यम से होता है। इसके लिए फ्लोर टाइम, ये ध्यान रखना भाई, नामक है व्यवहारिक खेल पद्धति का उपयोग किया जाता है, जहां माता पिता बच्चे के स्तर पर आकर उसके साथ जुड़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि भाई माता पिता है या घर वाले हैं बड़े, वो बच्चों के साथ क्या है फर्श पे खेलते हैं, कि बच्चों के लिए घोड़ा बन गए, बच्चे बैठे हैं, बच्चों के लिए हाथी बन गए। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं फ्लोर टाइम। ऐसे नहीं है कि बच्चों को आपने कितनी चीज दिला दी, कौन सी स्कूल में पढ़वा रहे हो, कैसे खाना खिला रहे हो, कैसे कपड़े दिला रहे हो, इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, बच्चों को नहीं पता महंगा सस्ता क्या होता है, उसके तो साथ खेलने वाला चाहिए, फ्लोर टाइम जो है वो। ठीक है, ग्रीन स्पेन के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक जागरूकता, सामाजिक बुद्धि के 3 मुख्य घटक हैं। वो कौन कौन से हैं? सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक सूझ और सामाजिक संप्रेषण, यानी सोशल सेंसिटिविटी, सोशल इंसाइट और सोशल कम्युनिकेशन। सोशल सेंसिटिविटी के अंतर्गत दूसरों के दृष्टिकोण को समझना यानी रोल टेकिंग है, और सामाजिक परिस्थितियों का सही अनुमान लगाना
यही शामिल है। सोशल सूझ के अंतर्गत इसके तहत व्यक्ति सामाजिक घटनाओं को गहराई से समझता है और नैतिक व व्यवहारिक निर्णय है वो लेता है। सामाजिक संप्रेषण यानी सोशल कम्युनिकेशन के तहत क्या करता है, इसके तहत अंतर्वैयक्तिक स्थितियों में प्रभावी ढंग से बात रखता है, दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है और पारस्परिक समस्याओं का समाधान करता है। देखो भाई, 2-3 चीज ध्यान रखना। मैं कई बार कहता हूं आपको कि जिस दिन आप नौकरी लग जाओ या आपको रोजगार मिल जाए, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ भूल जाना। 2-3 चीज आपको याद रखनी है। एक तो फाइनेंस की चीजें यानी इकोनॉमिक्स, समझ गए क्या, क्योंकि जीवन भर आपका उससे पाला पड़ेगा। दूसरा साइकोलॉजी, आपका भी पाला पड़ेगा, आपके बच्चों का भी। तीसरा है सोशियोलॉजी, आपको पता होना चाहिए समाज में कौन सी चीज कैसे होती है। और चौथी है एथिक्स, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। क्योंकि यदि इंसान अंदर से नैतिक नहीं है और अंदर से खुश नहीं है, फिर उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, कितने पैसे हैं, क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना। आपको फाइनेंस का अच्छा ज्ञान हो, आपको साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान हो, सोशियोलॉजी का, और एक आपको फिलोसफी यानी एथिक्स का अच्छा ज्ञान हो, तभी आप थोड़े से एक ठीक ठाक लाइफ जियोगे, एक अच्छे इंसान बन पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्ल अल्ब्रेक्ट ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने स्पेस मॉडल दिया। स्पेस में 5 इंग्लिश के शब्द हैं, SPAC। एस यानी सिचुएशन, मैं लिख देता हूं यहां पे, SPACE। देखो, एस यानी सिचुएशन है परिस्थिति, सामाजिक मानदंडों और बदलते परिवेश को समझने की क्षमता, यानी जो भी परिस्थितियां बदल रही है ना उसको आप समझने की क्षमता। इसको हम सोशल अवेयरनेस कह सकते हैं, सोशल अवेयरनेस, ये ध्यान रखना, यानी सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता। ठीक है, कि जो समाज के जो मानदंड है, स्टैंडर्ड्स हैं और बदलता परिवेश है, उसको आप समझ पा रहे हो, कि आप सामाजिक रूप से जागरूक हो कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो आप समझ पा रहे हो। फिर एक प्रेजेंस है, उपस्थिति, दूसरों पर अपनी छाप छोड़ने की क्षमता और आपका प्रभाव। अब दूसरों पर अपनी छाप छोड़, कई बार नहीं होते कि भाई समाज में उस आदमी की अच्छी साख है, अभी उस आदमी की क्यों बनी, क्योंकि वो अन्य जो सोसाइटी के लोग हैं उनको समझता है और उस हिसाब से वो व्यवहार करता है। एक है ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, लोगों के साथ व्यवहार करते समय ईमानदार और वास्तविक बने रहना। ठीक है ना, आपने लोगों को तो ये कह दिया कि चोरी नहीं करनी चाहिए और रात को आप ही पकड़े गए चोरी करते समय, तो ये चीजें हैं कि आपकी कथनी और करनी समान होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक है क्लैरिटी, स्पष्टता, अपने विचारों, भावनाओं और संदेशों को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। ध्यान से समझ गए। एम्पैथी, एम्पैथी क्या कहती है, देखो एक तो होती है सहानुभूति, एक होती है समानुभूति। तो सहानुभूति नहीं, यहां समानुभूति आएगी, समानुभूति। ठीक है, एम्पैथी जो होती है वो होती है समानुभूति, और एक होती है सिंपैथी, ये होती है सहानुभूति। अब इन दोनों में अंतर क्या है भैया, देखो सिंपैथी क्या है, सिंपैथी ये है कि भाई किसी के साथ बुरा हुआ है, आपका कोई दोस्त है, परिवारजन है, किसी के साथ बुरा हुआ है, कोई बुरी घटना घट गई, ठीक है, तो आप उसको सांत्वना दे रहे हो कि भैया कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिंपैथी, कि मेरी सिंपैथी आपके साथ है, मेरी संवेदनाएं आपके साथ। एम्पैथी क्या कहता है, एम्पैथी ये कहता है कि यदि कोई दुखी है, वो अंदर से दुखी है और उसके आंसू आ रहे हैं, तो उसके दुख को फील करके आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएं, उसको बोलता है दुख में, दर्द में बराबर का भागीदार होना। उसको बोलते हैं समान अनुभूति, समानुभूति। समझ गए क्या? एक तो होता है सहान अनुभूति, यानी आप उसको सांत्वना दे रहे हो,
एक होती है समान अनुभूति, कि जो आप अनुभव कर रहे हो वही मैं भी अनुभव कर रहा हूं। और यदि वो दुख दर्द में रो रहा है, उसके आंसू आ रहे हैं, मन में पीड़ा हो रही है, तो आपके भी आंसू आ रहे हैं, मन में पीड़ा हो रही है। इसी को बोलते हैं समानुभूति। आजकल देखा होगा सोशल मीडिया पे कई ऐसे आते हैं, मैं देखता हूँ कोई रील वगैरह शॉर्ट्स वगैरह आती हैं कि एक साधु टाइप का होता है, मेडिटेशन करवाता है, वो उसके हाथ रखता है सिर पे, अपने आप आंसू आ जाते वो। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं स्पेस मॉडल में, ये आपको ध्यान रखना है। ये कार्ल अल्ब्रेक्ट ने दिया था भाई। एडगर अर्नाल्ड डोल, इसने सामाजिक परिपक्वता की मापनी यानी सोशल मैच्योरिटी स्केल, इसको SMS कहते हैं भाई, वो दिया है। इसी स्केल को वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल भी कहते हैं, यानी VSMS। तो ये भी ध्यान रखना है। इसी स्केल में बच्चे के दैनिक जीवन और व्यवहारिक कुशलताओं को 8 क्षेत्रों में विभाजित करके परखा जाता है। ये 8 क्षेत्र कौन से हैं? देखो भाई, 3 तो हैं स्वयं सहायता के। स्वयं सहायता में क्या क्या है कि भाई एक तो सामान्य, एक भोजन की, एक वस्त्र पहनना। अब ये सामान्य क्या है कि भाई सामान्य दैनिक के कार्य खुद कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है ना। फिर एक है भोजन की, खुद खाना खा पाता है या नहीं पाता है, खुद खाना खाना, ठीक है। फिर एक होता है वस्त्र पहनना, सेल्फ हेल्प ड्रेसिंग, कपड़े पहनना और बटन आदि लगाना। ये 3 चीजें तो हो गई स्वयं सहायता की, सेल्फ हेल्प की, क्यों खुद के काम भी खुद कर पा रहा है या नहीं। अब बच्चे के काम क्या है? खाना खाना, खुद का छोटा मोटा काम करना, बैग किताब उताब सेट करना, ये जो भी है, और एक कपड़े पहनना, ठीक है। फिर आत्मनिर्देशन, सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है, जिम्मेदारी लेना और अपने छोटे मोटे निर्णय खुद करना। एक होता है उत्पादन व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, खेलकूद या बुनियादी संरचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहना। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, अपनी बात दूसरों को समझाना और उनकी बात समझना। गतिशीलता, लोकोमोशन, ये क्या है? स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना। बच्चा स्कूल से घर, घर से स्कूल निर्बाध रूप से, स्वतंत्र रूप से आ जा रहा है या नहीं आ जा रहा। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, दोस्तों और परिवार के साथ घुलना मिलना व सामाजिक संबंध बनाना। तो ये 8 क्षेत्र हैं। यहाँ ये दैनिक जीवन और व्यवहारिक कुशलताओं को बांटा गया है, किसमें? इन्हें 8 क्षेत्र में, ठीक है। अब बात आती है, इस टेस्ट के अंकों के आधार पर 2 प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं। क्या क्या? एक तो सामाजिक आयु और एक सामाजिक लब्धि। बच्चा सामाजिक कार्यों में किस उम्र के स्तर जैसा व्यवहार कर रहा है, अब ये कैसे पता चलेगा? इन 8 क्षेत्रों के आधार पर, ठीक है। दूसरा, इसकी गणना बुद्धि लब्धि IQ की तरह ही की जाती है। जैसे SQ यानी सोशल क्वोशेंट की बात हो रही है, तो सोशल एज कितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, गुणा में 100। ये क्या है? SQ, सामाजिक लब्धि निकालने का सूत्र है, फॉर्मूला है। अब सामाजिक बुद्धि पैमाना है, सोशल इंटेलिजेंस स्केल है, SIS। डॉक्टर NK चड्डा और MS उषा, इन्होंने भारतीय संदर्भ में इसको विकसित किया है। इसमें 8 महत्वपूर्ण आयाम हैं, डायमेंशंस हैं। एक है धैर्य, पैशंस, एक है सहकारिता, तीसरा है आत्मविश्वास, चौथा है संवेदनशीलता। धैर्य क्या है? कठिन या तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहने की क्षमता, सामाजिक दबाव और प्रतिकूलताओं को बिना आपा खोए सहन करने की शक्ति, ठीक है। सहकारिता, कोऑपरेटिवनेस, ये क्या है? दूसरों के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करने की इच्छा, किसी मुद्दे को दूसरों के दृष्टिकोण से देखने और सामूहिक हितों के लिए समझौता करने की योग्यता। जब आपको स्वहित और सामूहिक हित में यदि आपको लगे चूज करना पड़े, तो आप सामूहिक हित को चूज करें, ठीक है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, स्वयं को सामाजिक क्षमताओं और निर्णयों पर दृढ़ भरोसा रखना और सामाजिक बातचीत या अजनबियों के बीच बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को व्यक्त करना। ये सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि अपनी बात कितने पुरजोर तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और व्यवहार के प्रति जागरूक होना, समाज के कमजोर वर्गों या दूसरों के सुख दुख को गहराई से महसूस करना,
ये आपकी संवेदनशीलता बताता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बताता है। पांचवा है सामाजिक वातावरण की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, अपने आसपास के सामाजिक परिवेश और उसकी परिस्थितियों को सटीक रूप से समझना, किसी सामाजिक दायरे के नियमों, मर्यादाओं और माहौल की प्रवृत्ति को भांप लेना कि भैया आप किसी के साथ कोई भी सामाजिक व्यवहार कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दिव्यांगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो एक दायरा होता है, एक लिमिटेशन से होती है। एक व्यवहार कुशलता, टैक्टफुलनेस कहते हैं, नाजुक या चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सही शब्दों और कार्यों का चयन करने की कला, बिना किसी को ठेस पहुंचाए अपनी बात मनवाना और विवादों को चतुराई से सुलझाना। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि सामने वाला गलत है, अब आप उसको तर्कपूर्ण बात करके समझा नहीं रही, आप लड़ाई पे आ गए, हाथापाई पे आ गए, गाली गलौज पे आ गए, तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंस की कमी है। ठीक है। फिर हास्य विनोद की भावना, सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं इसको, कि चीजों को लाइटली लेना चाहिए, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है लाइफ में। सीरियस लोग आईसीयू में मिलते हैं, ठीक है ना। और जिंदगी आपको पता है जिग जैग ऐसे चलती है। यदि आप जिंदगी ऐसी बिल्कुल सीधी चलेगी ना, तो कभी आप आईसीयू में देखना, सीधी लाइन होते ही डेड, कि आई एम रियली वेरी सॉरी, हम नहीं बचा पाए, वो जाता है। इसलिए जिंदगी में सुख दुख चलते रहते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है, इसी का नाम जिंदगी है। जीवन के हल्के फुल्के और मनोरंजक पहलुओं को देखने की क्षमता, सामाजिक माहौल को खुशनुमा बनाना और दूसरे को आनंदित करना। कि कई बार आप किसी की शादी में चल गए, शादी क्या है, एक हंसी खुशी का माहौल है, आप वहां बैठे हो गमगीन मुद्रा में और वहां भी जाके आप लड़ाई करने लगे, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। स्मृति यानी मेमोरी, लोगों के नाम, उनके चेहरे और अतीत में हुई सामाजिक बातचीत को याद रखने की क्षमता, महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं और संदर्भों को सही समय पर याद रखना। कोई व्यक्ति है जो स्कूल में आपका बहुत अच्छा दोस्त था, कोई व्यक्ति स्कूल में आपका बहुत अच्छा दोस्त था, आपको 20 साल बाद 30 साल बाद कहीं मिल गया, अब आप सोच रहे हो यार ये कौन है, इसका नाम क्या है, तो मतलब वही है इसमें कि आपको मेमोरी भी होनी चाहिए। सोशल इंटेलिजेंस में मेमोरी भी आती है कि लोगों के नाम, उनके चेहरे और अतीत में हुई सामाजिक बातचीत, या उनका क्या रिश्ता था, उनकी क्या बात हुई थी, और यार अपन तो देखो 2 साल पहले वहां मिले थे, अपन उस स्कूल में पढ़ते थे, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो मतलब ये 8 जो चीजें हैं, ये 8 जो चीजें हैं, आयाम है, ये क्या बताती है, सामाजिक बुद्धि का पैमाना बताती है, जिनमें ये 8 चीजें हैं, 4 ये और 4 ये। तो मान लेना वो व्यक्ति, उसका एसक्यू जो है, सोशल क्वोशेंट है, वो हाई है। आईक्यू तो बहुतों का पाया जाता है, सोशल क्वोशेंट सभी का हाई नहीं पाया जाता। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो समाज में एक अच्छा नाम रखते हैं, दबदबा रखते हैं, परिवारों में भी अच्छा नाम रखते हैं, दबदबा रखते हैं, लेकिन जब भी किसी और के हित की बात आती है तो उनका सोशल क्वोशेंट 0 हो जाता है। वो गाली गलौज पे आ जाते हैं, लड़ाई पे आ जाते हैं, हाथापाई पे आ जाते हैं, तो इसी को कहते हैं सोशल क्वोशेंट। तो साथियों, आज हमने जो आईक्यू है उसके बारे में पढ़ा, भारतीय परंपरा में बुद्धि है उसके बारे में पढ़ा, संज्ञानात्मक बुद्धि पढ़ा और सामाजिक बुद्धि पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम सांस्कृतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि और प्रशंसात्मक बुद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।